जहाँ गुड़ माठा मिले सुबह भरी पेट के, बासी रोटी माई देले घिया में लपेट के। जहाँ सोना चांदी लागे गेहूं के गुराम में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। लालटेन न मड़ई न दिखे ढेबरी बाती, फोन मत लई गए कुल चिट्ठी चौपाती। बठुली बठुला न कठवत देखल जाता बाबू। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया। द रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत। पिछले कई दिनों में हमने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के आप सबके लिए खबरें जुटाई हैं, इकट्ठा किया है। आज फिर से हम ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं और सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खमौरा गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ गीतकार, जिन्हें कवि आप कहते हैं, और कवि वही होता है जैसे एक मीडिया पर्सन होता है, उसके ठीक पीछे कैमरामैन पूरी तरीके से कार्य करता है, वही कार्य एक गीतकार का होता है। उसकी लाइनें कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों के दिल में तो बस जाती हैं, लोगों की जुबां पर भी आती हैं, लेकिन गीतकार को लोग बहुत कम याद रख पाते हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। मैं संतोष यादव, थाना सराय ख्वाजा, खमौरा ग्राम पंचायत जौनपुर से। तो हाई स्कूल में आए तो हम स्कूल में गाना गाते थे। तो स्कूल में गाते थे तो अक्सर टीचर्स लोग जो है हमको उठाते थे कि जब भी कोई फंक्शन आता था, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो लोग लाते थे संतोष को बुलाओ, गाना गवाओ। तो हम जाते थे तो गाते थे, कजरी उजरी लोकगीत ऐसे गाते थे, मतलब खिमटा जो भी रेडियो में सुनते थे घर पे उसे नोट करते थे, वही जाकर के हम विद्यालय में गाते थे। तो जैसा रेडियो में सुनते थे वैसा ही गाते थे। लोकगीत जो विधा है ये पूर्वांचल के क्षेत्रों में और बिहार के क्षेत्रों में, जहाँ पर ये भोजपुरी समाज रहता है, यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है। और आप अब देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। बिरहा से लोग धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, नए नए गीत आ रहे हैं। आजकल तो भोजपुरी में भी रैप आने लगे हैं। तो क्या आपको उन सब के साथ थोड़ा सा एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है कि नहीं? जी, अभी जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, श्रोता हमारे बदल रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं तो उनको अलग अलग तरीके के गीत चाहिए। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अब बदलाव में क्या चाहिए। तो जैसे पंजाबी से, भोजपुरी से, मराठी, गुजराती, तेलुगु से हम लोग उसमें से भी सुनते हैं, उसको पकड़ते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और ये निकल करके यहाँ जाएगी मार्केट में तो अच्छा लगेगा। तो अदर्स भाषाओं में जो चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट बज जाते हैं, जो लय आ जाती है, उसको भी सुन करके हम लोग कहीं ना कहीं से भोजपुरी को और सजाने का काम करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अभी तक कितने गीत आपने लिखे हैं? लगभग बिरहा में मैंने 28 से 30 बिरहा लिखा है अब तक, और 300 के आसपास मेरे लोकगीत हैं। किस तरीके की प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं लोगों की, जो अभी दर्शक तो हैं? देखिए, एक जो कवि होता है ना, इसे सरस्वती का वरद पुत्र यानी जेठ पुत्र कहा जाता है। मेरे गुरु जी ने लिखा था कवियों के लिए कि गौरी सुमन का सदा है सहारा, बाणी में माँ सरस्वती की छवि है, जहाँ रोशनी ना रवि की पहुँचती वहाँ पर ध्वजा गाड़ देता कवि है। शबनम से शीतल, सरोरूह से कोमल, कवि का हृदय एक ज्वालामुखी है, और शब्दों के सागर में गोता लगाकर कवि जैसा दूजा ना जग में दुखी है। तो कहीं न कहीं से एक दर्द है कवियों के सीने में, एक पीड़ा होती है, एक कसक होती है, खुशी होती है, अनेक प्रकार के माहौल को कवि पकड़ता है। तो ऐसे में तो वो तो भावनाएँ ही लिखता है। और माँ के बाद अगर मैं मान लूँ कोई दूसरा व्यक्ति है जो गर्भ धारण कर सकता है, यानी जन्म दे सकता है, तो वो कवि हो सकता है। कि बेशक गर्भ धारण करे ना करे, लेकिन वो जन्म देता है, वो जन्म देता है। और अपनी भावना से, अपनी सोच से, अपनी कल्पना से वो जैसा चाहे वैसा समाज के व्यक्तित्व को, व्यक्ति को, समाज को, इतिहास को पैदा कर सकता है। ये कवियों के कलम में ये कुवत है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा लिख रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे इसकी बहुत खुशी है कि मैं बतौर राइटिंग देश के लिए कुछ अच्छा करूँ, ऐसी कल्पना लेकर के मैं लिखता हूँ। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि कृषि से जुड़ी समस्याएँ, किसान किस तरीके से उनकी समृद्धि हो, और साथ ही साथ पशुपालन किस तरीके से हो, कौन से गाँव विकासशील हैं, कौन से गाँव में विकास अवरुद्ध है, विकास होना चाहिए। इस तरीके की खबरें मैं करता हूँ। यह मेरा पहला वीडियो होगा जब मैं किसी गीतकार के पास बैठा हूँ, वो भी एक गाँव से, क्योंकि मैंने आपके गीत को सुना था। तो मैं चाहूँगा कि आप गाँव से ही जुड़े कुछ गीत हमें सुनाएँ जो हमारे दर्शकों को पसंद आए। अच्छा, ये तो सही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक गीत लिखा था लॉकडाउन में, और
जब गांव की बात आती है तो चलते हैं। ऐसा कुछ प्लान मेरा था नहीं कि मैं ये गीत आपके सामने रखूंगा, लेकिन पन्ना खुला, मुझे लगा कि हो सकता है आप जब ग्रामीण भारत से हैं तो हो सकता है गांव की बात करें। अभी गांव में जीने वाला व्यक्ति जो है गांव के रूप को, गांव की रंग को खुद बदल रहा है और इतना बदल करके वो उसको लोकेट कर देना चाहता है कि वो शहरों जैसा दिख जाए। मैंने एक गीत लिखा था और एक गीत लिखा था, मैं हारमोनियम नहीं छेड़ूंगा, ऐसे ही बता देना चाहता हूँ कि चकाचौंध में मनई आदमी, अरे चकाचौंध में मनई त चल जाता बाबू, दिखावे में। हाँ दिखावे में, अरे चकाचौंध में मनई त चल जाता बाबू, शहरवा में गौआ बदल जाता बाबू, शहरवा में गौआ बदल जाता बाबू। क्या पहले क्या था गांव में, क्या था? वो पीपर के छैया तलवा तलैया, जहाँ बकरी, जहाँ गोरू जुड़ाए पानी पिए बकरी गैया। सोचिएगा कि वो पिपरा के छैया, वो तलवा तलैया, जहाँ गोरू जुड़ाए पानी पिए बकरी गैया, नल के आगे कुइया पटल जाता बाबू, वो नल के आगे कुइया पटल जाता बाबू, शहरवा में गौआ बदल जाता बाबू। मैंने आगे लिखा था कछरी और कमोरी हेरायल अंगीठा, बैलन के जोड़ी, हाँ कछरी और कमोरी हिरायल अंगीठा, बैलन के जोड़ी गायब भय जुएठा। बैलों की जोड़ी दिखती गांव में? नहीं दिख रही है। वो जुएठा दिखता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता था? नहीं दिखता है। तो गांव में तो ये सारे सामान गांव में मिलते थे ना, कचरी कमोरी अंगीठा, ये सब गांव के सामान थे ना। हमें ऐसा लगता है कि हम इक्वेटर पर हैं। इसके बाद हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, जो नस्लें होंगी, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख पाएंगी। हमने तो देखा भी है, क्योंकि अगर हम 1999 और 97 95 के बीच जन्मे हैं तो हमने इन सब चीज़ों को देखा जी। हमारी जो तो मैंने लिखा कि कचरी और कमोरी हेरायल अंगीठा, बैलन की जोड़ी गायब है जुएठा, अब न कान्हे पे किसन वाले ही हल जाता बाबू, शहरवा में गौआ बदल जाता बाबू। कंधे पर किसान हल लिए कहाँ जा रहा है? इसी मैंने आगे लिखा था कि बन गए सड़किया पगडंडी भय सपना, सड़कों का निर्माण, पगडंडी मीन्स हाँ लकीरें होती थी, आदमी के पद चिन्ह उस पर जाते जाते घास जल जाती थी, साफ हो जाती थी। मैंने लिखा था कि बन गए सड़किया पगडंडी भय सपना और नीमी तरे पचरा दहेड़ी कल्पना। पहले लोग नवरात्रि में दहेड़ी तब लेके जाया करते थे, नीम के नीचे बैठ करके माताएं बहनें पचरा गाती थी। अभी कहाँ लोग सुन पा रहे हैं, होता ही नहीं है। तो मैंने लिखा कि बन गए सड़किया पगडंडी भय सपना, नीमी तरे पचरा दहेड़ी कल्पना, बरगद पे अब न झुलुआ झूलल जाता बाबू, शहरवा में गंगा बदल जाता बापू। हम किस गांव की बात करें, भारत के किस गांव की? आपका चैनल है ग्रामीण भारत, अच्छा लगा मुझे नाम सुन करके कि आपकी थीम अच्छी है। मैं आपके चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं और सोचता हूं कि काश वो ग्रामीण भारत, जो भारत मेरा गांव का भारत था, वो गांव फिर से मेरा गांव जैसा लगता। वो गांव में चौपाल बैठती, गांव में लोग बैठते, गाँव में तालाब हुआ करते तब थे। एक दूसरे के पास बैठ करके लोग घंटों घंटे शाम की चौपाल लगाया करते थे। लेकिन वो सारे सिस्टम्स खत्म हो गए। मैंने आगे लिखा था कि लालटेन न मड़ई न दिखे ढिबरी बाती, फोनवा त लई गे कुल चिट्ठी चौपाती। सोचेगा, वही से शुरू हाँ किया। ठीक है। तो बन गए सड़किया पगडंडी भय सपना, निमी तरे पचरा दहेड़ी कल्पना, बरगद अब बरगद पे ना झुलुआ झूलल जाता बाबू, शहरवा में गौआ बदल जाता बाबू। आगे है लालटेन न मड़ई न दिखे ढेबरी बाती, फोन मत लई गए कुल चिट्ठी चौपाती, बठुली बठुला न कठवत देखल जाता बाबू। ये सारे नाव हो सकता है कि जो नए श्रोता हैं वो ना समझ पाए, लेकिन जो 40 45 50 60 70 के श्रोता हैं वो जानते हैं कि बठुली बठुला कठवत अब कहाँ दिखता है। तो बठुली बठुला कठवत ना देखल जाता बाबू, शहरवा में गौआ बदल जाता बाबू।
एक लाइन मैंने और अंत में लिखा था, फैशन भी इतना त चढ़ गया आसमनिया, आसमनिया माने आसमान पर, फैशन भी इतना त चढ़ गया आसमनिया, भइल है कल हुमेल गायब नाक के झुलनिया। ये है कल हुमेल झुलनी, ये सब गायब हो गया। अब तो कट, पता नहीं कट आती है, फलाने कट ढिकाने कट हो गया। तो फैशन भी इतना त चढ़ गया समनिया, भइल है कल हुमेल गायब नाक के नथुनिया, संतोष जींस पीछे से फटल जाता बाबू। फटा हुआ जींस बताइए, पहले लोग मजबूरी में फटा हुआ पहनते थे, आज शौक बन गया फटा पहनने का। पीछे से जींस फटा जा रहा है, गिरा जा रहा है, लेकिन बाहर है मेरा भारत और बाहर है मेरे भारत की युवा पीढ़ी फैशन को इतना लपेट लिया अपने अंदर, इतना लपेट लिया। मैंने तो सुना था कि कहते हैं तरुड़ाई के कुस्मित पल्लव से युग का इतिहास बदलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन नौजवान साथियों को मैंने देखा कि फटे फटे जींस को फैशन के रूप में पहनना शुरू कर दिया, फटे कपड़ों को फैशन बना दिया और बिल्कुल अर्धनग्न बदन में टहलना लोग पसंद कर रहे हैं। गांव में, मैं इसी गांव, भारत के गांव की बात करता हूं, जो मेरे देश की आत्मा है गांव, मेरे भारतवर्ष की आत्मा गांव कही जाती है। अभी जिस तरीके से दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है जी सर, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण हो रहा है जी। अब अमेरिका में आप रहें या भारत में रहें, जी। 1 मिनट नहीं लगता सारी खबरें आपके पास जी होती सर। हैं। तो ऐसे में आप यह भी देख रहे होंगे कि जो इंसान के नैतिक मूल्य हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं, जी। मानव मूल्य गिरते जा रहे हैं। अब जी। उस तरीके का प्रेम नहीं मिलता है जी। और अब गाँव में कुछ बचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में अपने आपने केस देखा होगा। उसके बाद बड़े बड़े शहरों में कभी किसी लड़की को मार दिया जाता है, कभी किसी की हत्या कर दी जाती है, लोग खड़े रहते हैं तमाशा बीन बनकर देखते रहते हैं, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं। तो इस पर आपकी कोई रचना है? जी, रचना तो है। मैंने अभी तो हाथरस कांड जब हुआ था, तो हाथरस कांड पे मैंने लिखा था, जो है एक बिरहा मैंने लिखा था हाथरस पे, और मुझे बहुत पीड़ा थी। पूरी कहानी तो बिरहे में थी। हाथरस कांड ये था, मैंने 4 लाइन भूमिका लिखी थी कि बदतमीजी की हद पार हो ही गई, फिर से कुत्तों ने नोचा मानवता की चमड़ी। मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है। दर्द इस बात के लिए है ना कि जैसे कभी कभार पहले का ज़माना था तो 10-20 साल में, 3 साल में, 2 साल में कोई घटना हम लोग सुनते थे। कोई हत्या 2-4 साल में एक सुनाई पड़ती थी, कोई बलात्कार 4-6 साल में एक सुनाई पड़ता था, एक्सीडेंट से मौत भी 2-1 साल में सुनाई पड़ती थी। अब भी तो दिन में 2-4-10 खबरें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से मैं तो इसका दोष इसी इंटरनेट को देना चाहूँगा, इसी टीवी को देना चाहूँगा, इसी फैशन को देना चाहूँगा। सच ये है, मेरी बात का भी हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, तो मैंने ये लोगों ने अच्छी चीज़ें, जैसे आप चैनल चलाते हैं तो मुझे लगा कि आप देखिए इस इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छाई के लिए कर रहे हैं। आप गांव की हर छोटी बड़ी खबर को निकाल करके अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक देने का काम कर रहे हैं। आपने इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया है। कितने लोग हैं सारी सारी रात, युवा वर्ग ही सारी सारी रात उसमें गंदी गंदी चीज़ें देखते रह जाते हैं, इसी में बम बनाना भी इसी में सारा सब कुछ सीख लेते हैं। तो कहीं ना मुझे लगा कि जो सही ढंग से इसका इस्तेमाल किया वो तो कुछ बेहतर और बड़ा किया, लेकिन जो गलत किया उसने समाज में जहर बो दिया। तो मैंने हाथरस कांड जब हुआ था तो हाथरस कांड पे मैंने एक बिरहा लिखा था और उसमें लिखा था कि बदतमीजी की हद पार हो ही गई, फिर से कुत्तों ने नोचा मानवता की चमड़ी। मौन थी मीडिया मंत्री संतरी सब। सोचिएगा, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी आवाज नहीं आई। मौन थी मीडिया मंत्री संतरी सब, सबकी ही जिह्वा कटी गिर पड़ी, सबके जीभ कट गए थे। लाख हिम्मत थी तुझ में मनीषा बहन, कटी जुबान से भी सच को बता कर गई, कितना बेदर्द है राम का राज ये, पट्टी भक्तों के चक्षु से हटा कर गई। मैंने लिखा कि ये लोग रामराज की कल्पना कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा देश ऐसा देश होगा कि रामराज की स्थापना करेंगे, हम विश्वगुरु बनने की हिम्मत जुटा रहे हैं अपने अंदर। और वो रामराज क्या था? गांधी जी ने कहा था कि रामराज तब हम मानेंगे जब कोई बेटी 12 बजे रात को भी अपने देश में पैदल टहल जाए, इस किनारे से उस किनारे, अपने गांव में इस छोर से उस छोर चली जाए और लोग उसकी हेल्प करने के लिए खड़े मिलें, उसको छेड़ने के लिए नहीं। तब मैं समझ लूंगा कि रामराज की स्थापना हो चुकी है। आज आप देखिए
कि जब भी हम अपनी बहन बेटियों को अकेले जौनपुर बाजार शहर भेजने में तड़पड़ा जाते हैं, लगता है कि ये गार्जियन जाए उसके साथ। शाम 6 बजते हैं तो अंधेरे की बात दिन में हम छोड़ भेजने में डर लगता है हमको। अकेले। तो हम कैसे कल्पना करें कि हम राम राज में जी रहे हैं या राम राज की कल्पना कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कि कितना बेदर्द है राम का राज ये, पट्टी भक्तों के चस्वे हटा कर गई। यानी कटी हुई जुबान से भी मनीषा ने अपने दोषियों का नाम ले लिया। यहाँ तो जबानदार लोग जिनके पास जुबान है वो उनके दोषी का नाम नहीं ले पाते हैं। देश की व्यवस्था को संभालने के 4 स्तंभ बताए गए। न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी, विधायिका थी, और चौथे स्तंभ का नाम लिखा गया संविधान में मीडिया, प्रेस को लिखा गया। लेकिन आज चौथा स्तंभ इतना डैमेज है, इतना डिस्टर्ब है कि ये चापलूसी के अलावा सही सच से दूर है। सच, लोग पहले समाचार पत्रों को उठाते थे सच जानने के लिए, लेकिन आज उठा करके उसकी बारीकियों का अध्ययन जब करते हैं तो पता चल जाता है कि ये पत्र, ये समाचार पत्र या ये चैनल किसका चापलूस है। समाचार सुनना लोगों ने छोड़ दिया, तो इसका दुख है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, द ग्रामीण भारत से के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप भी चैनल चलाते हैं, आप भी समाचार लिखते हैं, बाँचते हैं, भेजते हैं लोगों तक, तो सच को ना दबाएं, सच का साथ दें। आने वाला कल नहीं, हमेशा से, जन्मों जन्म से, युगों युग से हमेशा सत्य की जीत हुई है। सत्य दबता नहीं है, सत्य हारता नहीं है, सत्य छुपता नहीं है, सत्य पराजित नहीं होता है। इसलिए सच के साथ रहना चैनल वाले भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि अच्छा लगता है, आप भी पसंद करें और चैनल सत्य के साथ चले, ऐसा संकल्प लें। हम अब गांव की बात करेंगे। जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो एक और आप हमें उस दिन आए थे तो कोई कविता सुना रहे थे जी, कि दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे कि एक गांव है, एक शहर है, और गांव शहर से बेहतर किस तरीके से है। उस दिन मैंने सुनाई थी वो कविता, तो शायद हाँ। पूरी नहीं हो पाई थी। दो ही लाइन, 3 लाइन मैंने कहा था। और वो गीत मैंने बताया था कि जब कोरोना काल लगा हुआ था तो मैंने एक गीत लिखा था, और अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। तो वो गीत इस वे में लिखा था मैंने कि जैसे गाँव में लॉकडाउन जब लगा ना, तो शहरों से लोग गाँव की तरफ भागना शुरू किए। उस समय सरकार और शासन के लोगों ने इतनी सख्ती बरती कि जो जहाँ है वहीं रहेगा, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ऐसे में जब शहरों में ही घरों में बंद, छोटी सी कोठरी में बंद रहना पड़ता था, तो वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, आपने जो गाँव का दर्शन किए थे, जो गाँव देखे थे, वो बच्चे अपने पापा से निवेदन कर रहे थे। तो मैंने एक परिवार का दर्द लिखा, एक बिटिया का दर्द लिखा। एक छोटी बिटिया थी, वो अपने पापा से अपने गाँव चलने की बात करती थी कि पापा गाँव चलिए ना, तो वो पापा से कह रही थी। मैंने इस गीत को लिखा था। तो उस समय कोरोना काल था, बहुत गंदगी थी, बहुत कचरा था, बड़ा प्रदूषण था। तो मैंने लिखा था कि कितना प्रदूषण, कितना हलचल ये ही ठाव में। हारमोनियम के साथ बजा दें। कितना प्रदूषण, कितना हलचल ये ही ठाव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। वो छोटी बिटिया कह रही, पापा शहर को छोड़ के चलो ना, गांव चलते हैं। क्यों गांव चलते हैं? जहाँ करे दादी अपन घर के रखवारी, दादा जो गावे पूरा खेतवा की यारी। जहाँ करे दादी अपन घर के रखवारी, दादा जो गावे पूरा खेतवा की यारी। बीतेले दोपहरी जहमा बगिया के छाँव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। कह रही थी जहाँ दोपहरी बागों की छाँव में बीतती हो, पापा वहाँ चलो ना, दादा के यहाँ चलो ना, दादी के यहाँ क्यों? फिर क्या करी थी? जहाँ गुड़ माठा मिले सुबह भरी पेट के, बासी रोटी माई देला घिया में लपेट के। जहाँ गुड़ माठा मिले सुबह भरी पेट के, बासी रोटी माई देले घिया में लपेट के। जहाँ सोना चांदी लागे गेहूं के गुराम में,
शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। कह रहे थे शहरों को छोड़ो ना, गांव की तरफ चलते हैं। एक लाइन और थी लास्ट में, जहां भीड़ भाड़ नाही नाही मारा मारी, जहां बहादुर कवि सींचे फूलवारी। मेरे प्रेरणा स्रोत थे जेडी बहादुर जी। तो ये आदरणीय गुरुजनों का नाम हम अपने गीत में डाल ही दिया करते हैं। आदरणीय बिरहा व्यास गुरु जी, आदरणीय शिवधारी कवि जी, और जेडी बहादुर गुरु जी, दुलार चंद्रहास जी, ये सारे लोग, परशुराम गुरु जी, यही लोग मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। रामोद गुरु जी हमारे। तो इन लोगों से मैंने बहुत प्रेरणा पाई है, और मेरे माता जी की बड़ी भूमिका रही है मेरे साथ। पापा का बड़ा रोल रहा है, मेरे भाइयों का बड़ा सहयोग रहा है। तो जहाँ भीड़ भाड़ नहीं, जहाँ भीड़ भाड़ नाही नाही मारा मारी, जहाँ बहादुर को भी सींचे फूलवारी। संतोष सपना देखे बिना भेदभाव में, संतोष सपना देखे बिना भेदभाव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। ये गीत था कि शहर को छोड़ो, शहर को पापा छोड़ो, चलो अपने गांव चलते हैं। अच्छा, लॉकडाउन से पहले आप शायद सिंगिंग करते थे। जी। उसके बाद आपने लिखना शुरू किया, रीजन क्या था? नहीं, लॉकडाउन के पहले सिंगिंग करने का मतलब मैं जागरण ग्रुप चलाता था। तो जैसे मंच मेरा अच्छा चलता था, मैं एक टीम पूरी बनाया हुआ था। तो क्या था कि घर का खर्चा बर्चा और गाने बजाने से पूरा पारिवारिक खर्च मेरा उसी से चल जाता था। तो लॉकडाउन जब लगा तो गाना बजाना बंद हो गया। संगीत वालों को बहुत मार खानी पड़ी। मंच मिलना मतलब मंच से कोई कार्यक्रम नहीं चलना है। इसी पॉइंट पर आना चाहता हाँ, आप तो जब भी लॉकडाउन लग गया ना, तो लॉकडाउन लगा तो मंच के कलाकार जो थे बेचारे घरों में कैद हो गए, और इनके कमाने का मात्र एक साधन ही था, सिर्फ गाना, यानी मंच से गाना और इनाम पाना, पार्टी से पैसे लेना, इसी से खर्चा चलता था पूरे टीम का। अब पूरी की पूरी टीम धराशायी हो गई। ऐसे में तो क्या हुआ ना कि कोई कलाकार तो नमकीन बेचने लगा, कोई चाय बेचने लगा, कोई खोंचा लगाने लगा। जो अच्छे अच्छे कलाकार थे, जो प्रतिभा के धनी कलाकार थे, इसी ग्रामीणांचल से जो अपनी अपनी रोटी यानी इस संगीत से चलाते थे ना, ऐसे कलाकार ना पता चला लाई चना बेचने लग गए, चाय बेचने लगे, पकौड़ी बेचने लग गए, मजदूरी करने लग गए, टेम्पू चलाने लगे। कलाकारों ने कलाकारी वो जो फन थी ना, जो वो कला थी ना, वो दबने लग गई, मर गई समझिए। हाँ, सब कुछ धराशायी हो गया। तब ऐसे में जैसे 100 कलाकार थे, तो समझिए 60 तो बेचारे खत्म हो गए। 40 मेहनत करके, किसी तरह से मेहनत करके, लड़ करके समझिए, सोशल मीडिया से अपने आप को जीवित रखे हैं, वो भी चैनल पर जीवित रखे हैं। चाहे जैसे भी, चाहे पैसा लगा लगा करके कलाकार बेचारे उस समय यूट्यूब पर आना शुरू किए। मंच, यूट्यूबिया मंच मतलब पकड़ना शुरू किए। सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज बनाए, वहाँ से, और इंस्टाग्राम से। ऐसे पहले एक और आता था, कुछ चलता था इंस्टाग्राम की तरह से, टिकटॉक से। अपना कलाकार बेचारे उसी से जुड़े, क्या करें, मजबूरी थी। लेकिन मैं सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कलाकारों की तरफ ध्यान दें। बहुत फनकार ऐसे गाँव में पड़े हैं बेचारे, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत उनके अंदर कला है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पा रहा है, उनको जगह नहीं मिल पा रही, उनको तजर्बा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कलाकारों को पकड़ने के लिए, कलाकारों को बाहर निकालने के लिए सरकार को भी कोई मुहिम छेड़नी चाहिए, कुछ करना चाहिए, ताकि हमारे गांव के जो कलाकार हैं, जो बेचारे प्लेटफॉर्म के अभाव में सिर्फ एक तरह से समझिए बाथरूम सिंगर या घरों के सिंगर बन के रह गए हैं, ऐसे बजवैया, ऐसे सिंगर कलाकारों को लाना चाहिए बाहर निकाल करके। ये सरकार अगर नैतिक जिम्मेदारी उठाए तो मेरी समझ से बड़ा बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। चलते चलते संतोष कुमार की नज़र में गांव क्या है? जी, ये किसी गाने के माध्यम से नहीं बताना है, तो आप किस तरीके की गांव की कल्पना करते हैं? मुझे गांव, जब आपने ये कहा कि गांव क्या है, तो मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया, अभी इसी वीडियो में इसके पहले बताया कि गांव भारत की आत्मा है, मेरे देश की आत्मा है गांव। और मेरा गांव, ये जो आपने एक सेंटेंस में कह दिया, ये सबके लिए तो इतना आसान नहीं है समझना। उनके लिए बताइए कि गांव क्या है, गांव में किस तरीके की चीजें हैं। सही है। तो गांव में तो मैं पहले बताया कि गांव मतलब भारत देश अगर है तो इस देश की आत्मा है गांव। और गांव, अब अगर इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे, बड़ा करेंगे, तो मेरी समझ से कि गांव वो चीज़ है
जो शहर से बिल्कुल बिल्कुल अलग है, और गांव से शहर और देश का निर्माण है। हमें हमें अपने गांव पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ना, इस गांव में भी थोड़ा सा राजनीति के जो राजनीतिक सक्रियता है ना, यहाँ जैसे प्रधान होता है गांव में, नगर पालिका में नगर अध्यक्ष होता है, तो यहाँ गांव में क्या होता है ना, प्रधान होता है। अक्सर चुनाव में हम लोग ना क्या करते हैं कि थोड़ा सा पैसा कौड़ी या दारू शराब मुर्गी मुर्गा के चक्कर में जो गरीब तबका है ना, ऐसे प्रधान को चुन देता है ना, जो चोर होता है, डकैत, और वो 5 साल जनता का हक मारता है। दर्द यहाँ गांव। आपने कोई कविता तो बहुत लिखी भैया, लेकिन मैं तो खास तौर से गांव अगर है तो गांव समझिए भारत की आत्मा है। और मैं गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी योजना गांव में सही तरीके से वहां का प्रधान अगर लागू करे तो आज भी गांव भारत की आत्मा है और रहेगी। लेकिन वो सरकारी योजनाएं जो सरकार दे रही है, वो प्रधान चोरी ना करे, उसके साथ चंडाली ना करे। आप भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी, मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैं दूसरे नंबर का प्रत्याशी था, मैं चुनाव हार गया। और कारण कुछ नहीं था, बस मैं इतने जानता हूँ कि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया मेरे गांव की जनता ने, और जनता मुझे चाहती है। रही बात ये किन्हीं कारणों बस हो सकता है उसके दिमाग में मैं बच्चा लगा हूँ, अनफिट बैठा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम फिर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। और मुझे भरोसा है कि गांव की जनता हमेशा अच्छे आदमी को ही चयन करती है, चयन करेगी, और अच्छा समझ करके किसी को चुनती भी है। बिल्कुल। लेकिन सत्ताधीश होने के बाद, कुर्सी पाने के बाद वो उस अच्छे व्यक्ति की अच्छाई क्यों मर जाती है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। अब मैं प्रधान बनूंगा अगर, तो मैं देखूंगा कि क्या मेरी सच्चाई मरी या जिंदा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हमारे साथ गीतकार संतोष कुमार थे। इन्होंने अपने कुछ गीतों के माध्यम से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, कवि संतोष कुमार। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद।